कि यूरोप का पूरा रेलवे का नेटवर्क भी उसी कारण से बंद हो गया है कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में प्रॉब्लम आ गया है। थोड़ी देर गूगल में मैं स्क्रॉल कर रहा था तो फिर दिखाई दिया कि अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम भी काम नहीं कर पा रहा है, कोलैप्स हो गया है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में प्रॉब्लम आ गई। दिस इज द पावर ऑफ नॉलेज, दिस इज द पावर ऑफ इनोवेशन। एक इनोवेशन की ताकत इतनी है कि अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम, यूरोप का रेलवे सिस्टम, इंडिया का एयर ट्रैफिक सिस्टम एक साथ रोक सकता है। दिस इज पावर ऑफ नॉलेज। अमेरिका में इतने सक्सेस, बड़े बड़े इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरीज हम पढ़ते हैं, वही सक्सेस स्टोरी इंडिया में भी क्रिएट होने वाली है। उसके लिए बस आप अपने आप को प्रिपेयर करें। यू नेम इट, आप किसी का भी नाम ले लीजिए। स्टीव जॉब्स ने एप्पल खड़ा किया, आज हम सब के हाथों एप्पल की मोबाइल लेके घूमते हैं हम सब लोग। इस एप्पल कंपनी का मार्केट कैप इंडिया के जीडीपी से बड़ा है। दिस इज पावर ऑफ नॉलेज, दिस पावर ऑफ इनोवेशन। इंडिया के जीडीपी से बड़ा है। हम स्टेट कैपिटल रीजन बना रहे हैं, जो मैं पिछले बजट में ही डिक्लेयर कर चुका हूँ। रायपुर, आरंग, अभनपुर, बीरगांव, कुम्हारी, पावर हाउस, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, इन सारे एरिया को मिला करके हम स्टेट कैपिटल रीजन बनाने जा रहे हैं। हम इनोवेशन के लिए, आईटी के लिए, सर्विस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। पहले ज़माने में होता था कि ब्रिटिश कॉलोनियल लिगेसी थी, ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया था, रूल किया था, और वो ब्यूरोक्रेसी के बल पर राज करते थे। इसलिए हमारे कॉलोनियल माइंडसेट में कहीं कहीं बैठा है कि ब्यूरोक्रेसी इज द बेस्ट। आज अगर हम टेस्ला के और एनवीडिया के मार्केट कैप को ऐड कर दें तो इंडियन स्टॉक मार्केट के 8000 कंपनियों के मार्केट वैल्यूएशन से ज़्यादा है मात्र 2 कंपनियों का मार्केट वैल्यू, एनवीडिया और टेस्ला का। दिस इज पावर ऑफ नॉलेज, दिस इज पावर ऑफ इनोवेशन। अगर नेस्ले का प्रॉफिट आज से 20 साल पहले अगर 50 करोड़ किसी देश में रहा होगा, आज उसकी वैल्यू 2000 करोड़ की प्रॉफिट है। तो वहाँ सबके लिए वैल्यू क्रिएट होता है। इन्वेस्टिंग इज अ विन विन गेम, इट्स नॉट अ जीरो सम गेम। तो इसलिए आपको बेसिक अपने आप की फिलॉसफी को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अभी हम सब ने माँ सरस्वती की पूजा की। हमको आज ये समझने की ज़रूरत है, हमारे युवा साथियों को समझने की ज़रूरत है कि आज का भारत नॉलेज बेस्ड इंडिया है, ज्ञान आधारित भारत है, और आज की दुनिया नॉलेज बेस्ड वर्ल्ड, ज्ञान आधारित दुनिया है। यहाँ जो सरस्वती का उपासक है, लक्ष्मी अपने आप उसके पीछे पीछे आती है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आज आप दुनिया के 100 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट बनाएंगे तो उसमें 90% से ज़्यादा आपको ऐसे मिलेंगे जिनके दादा परदादा का कोई बिजनेस या उद्योग या कोई बहुत रईस व्यक्ति, रिच पर्सन ऐसा आपको नहीं मिलेगा। 90% लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जिन्होंने अपने इंटेलेक्ट के दम पर, इनोवेशन के दम पर कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया, उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ और आज दुनिया के बड़े रिचेस्ट पर्सन, 100 रिचेस्ट लोगों की सूची में, या टॉप 10 में, या टॉप 20 में। ये नॉलेज की पावर है, ये नॉलेज बेस्ड वर्ल्ड में नॉलेज की पावर है। अभी मैं कुछ दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा और मैं देखा कि जैसे छोटे से कस्बे के बस अड्डे में जिस तरह से भगदड़ मची रहती है, जिस तरह का हो हल्ला होता रहता है, वैसे ही वहाँ पे हो हल्ला हो रहा था दिल्ली के एयरपोर्ट पे, टर्मिनल पे। तो मैं पूछा क्या हो गया, सबने बोला कि वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर फेल हो गया है, इसलिए बोर्डिंग नहीं हो पा रही है। तो ये नॉलेज की ताकत है, इनोवेशन की ताकत है कि अमेरिका का एक ग्रुप अगर कोई इनोवेशन करता है और वो इनोवेशन में अगर कोई उस ग्रुप में कुछ कमी आ जाती है, कुछ गड़बड़ी आ जाती है, तो भारत का एयर ट्रैफिक सिस्टम रुक जाता है। मैं थोड़ी देर बाद गूगल कर रहा था तो मुझे दिखाई दिया कि यूरोप का पूरा रेलवे का नेटवर्क भी उसी कारण से बंद हो गया है कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में प्रॉब्लम आ गया है। थोड़ी देर गूगल में मैं स्क्रॉल कर रहा था तो फिर दिखाई दिया कि अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम भी काम नहीं कर पा रहा है, कोलैप्स हो गया है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में प्रॉब्लम आ गई। दिस इज द पावर ऑफ नॉलेज, दिस इज द पावर ऑफ इनोवेशन। एक इनोवेशन की ताकत इतनी है कि अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम, यूरोप का रेलवे सिस्टम, इंडिया का एयर ट्रैफिक सिस्टम एक साथ रोक सकता है। दिस इज पावर ऑफ नॉलेज। इस बात को आपको समझने की जरूरत है, और ये भी साथ में समझने की जरूरत है कि जिस व्यक्ति ने माइक्रोसॉफ्ट खड़ा किया वो अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का टॉपर नहीं था, न कोई 99.98% के फेयर में पढ़ा था। ही वॉज बैक बेंचर ऑफ हिज कॉलेज, बिल गेट्स वॉज बैक बेंचर ऑफ हिज कॉलेज, और ग्रेजुएशन में वो कॉलेज ड्रॉप आउट भी था। तो इस बात को हमको समझने की ज़रूरत है।
हमेशा मैं कहता हूं कि एजुकेशन हमारी लर्निंग के लिए होना चाहिए, गिनती की पढ़ाई में हमको भरोसा नहीं करना चाहिए। एजुकेशन हमारी लर्निंग के लिए, हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। और उस विजन के साथ, उस सोच के साथ जिस दिन एजुकेशन को आप गेन करने लगेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती है। पहले ज़माने में होता था कि ब्रिटिश कॉलोनियल लिगेसी थी, ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया था, रूल किया था, और वो ब्यूरोक्रेसी के बल पर राज करते थे। इसलिए हमारे कॉलोनियल माइंडसेट में कहीं कहीं बैठा है कि ब्यूरोक्रेसी इज़ द बेस्ट। मैं आज भी मानता हूँ, मैं खुद 13 साल IAS ऑफिसर के रूप में काम किया, बट ये भी मानता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अच्छा काम करने के लिए। बट इस माइंडसेट से हमको देखना कि हम रूल करेंगे सोसाइटी को, कंट्री को, वो समय अब जा चुका है। और दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम हमारे पास था पास्ट में, कि हम सब सरकारी नौकरी पे फोकस करते थे, क्योंकि उसमें एक फ्लैट करियर मिलता है। फ्लैट करियर जो होता है उसमें सेफ्टी ज़्यादा रहती है, आपके अपराइज करने के भी ज़्यादा चांस नहीं रहते और डाउनवर्ड जाने के भी ज़्यादा रिस्क नहीं रहते। इसलिए पहले लोग प्रिफर करते थे कि एक फ्लैट करियर हो, गवर्नमेंट जॉब हो। अमेरिका में इतने सक्सेस, बड़े बड़े इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरीज हम पढ़ते हैं, वही सक्सेस स्टोरी इंडिया में भी क्रिएट होने वाली है। उसके लिए बस आप अपने आप को प्रिपेयर करें। यू नेम इट, आप किसी का भी नाम ले लीजिए। स्टीव जॉब्स ने एप्पल खड़ा किया, आज हम सब के हाथों एप्पल की मोबाइल लेके घूमते हैं हम सब लोग। इस एप्पल कंपनी का मार्केट कैप इंडिया के GDP से बड़ा है। दिस इज पावर ऑफ नॉलेज, दिस पावर ऑफ इनोवेशन। इंडिया के GDP से बड़ा है। आज अगर हम टेस्ला के और एनवीडिया के मार्केट कैप को ऐड कर दें तो इंडियन स्टॉक मार्केट के 8000 कंपनियों के मार्केट वैल्यूएशन से ज़्यादा है मात्र 2 कंपनियों का मार्केट वैल्यू, एनवीडिया और टेस्ला। दिस इज पावर ऑफ नॉलेज, दिस इज पावर ऑफ इनोवेशन। हम स्टेट कैपिटल रीजन बना रहे हैं, जो मैं पिछले बजट में ही डिक्लेयर कर चुका हूँ। रायपुर, आरंग, अभनपुर, बीरगांव, कुम्हारी, पावर हाउस, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, इन सारे एरिया को मिला करके हम स्टेट कैपिटल रीजन बनाने जा रहे हैं। हम इनोवेशन के लिए, IT के लिए, सर्विस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमी में बहुत स्ट्रांग है, इंडस्ट्री सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। इसलिए कंट्री के GDP में जहां इंडस्ट्री सेक्टर का 35% का कंट्रीब्यूशन है, हमारे स्टेट में इंडस्ट्री का 55% का हमारी स्टेट की GDP में कंट्रीब्यूशन है। बट उसके कारण हमको थोड़ा चैलेंजेस 48%, उसके कारण हमको प्रॉब्लम होता है सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में हमारा भी ग्रोथ कम हुआ है, तो इसीलिए हम IT सर्विसेज को, स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। नवा रायपुर स्टेट कैपिटल रीजन के अंदर स्टेट कैपिटल सिटी बन रही है। वो डिपार्टमेंट, हाउसिंग इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का भी मैं मिनिस्टर हूँ, तो वहाँ पे अभी पिछले 1 सालों में इतने सारे काम हमने इनिशिएट किए हैं नवा रायपुर में कि आने वाले समय में इंडिया का बेस्ट कैपिटल सिटी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आज वहाँ पे सेमीकंडक्टर के फर्म हमारे पास आ गए, डेटा सेंटर हमारे पास आ गया। हम 200 एकड़ में फार्मास्यूटिकल पार्क बना रहे हैं, 100 एकड़ में मेडी सिटी बना रहे हैं, 100 एकड़ में एजू सिटी बना रहे हैं। वहाँ पर वेडिंग इंडस्ट्री कितनी तेज़ी से वहाँ पर ग्रोथ कर रही है, हेल्थ केयर इतना तेज़ी से वहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। IT सर्विसेज में टेली परफॉर्मेंस हमारे पास आ गया पिछले 1 साल में। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अभी मार्केट गिर रहा है तो लोग मार्केट की बात करो तो डर के भाग जाते हैं, तो इट्स नॉट लाइक दैट। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, और मार्केट के वो जिस दिन मार्केट गिरता है तो उस दिन न्यूज वाले कवर करते हैं कि इतना लाख करोड़ स्वाहा हो गया है इंदौर। तो कोई ये नहीं देखता कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कितनी बड़ी है और वेल्थ जनरेशन कैसे होता है। स्टॉक मार्केट में मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप एक मैच्योर माइंडसेट से चीज़ों को देखें और काम करें। आप मतलब जब अच्छे इन्वेस्टर्स की जब स्टोरी पढ़ेंगे तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को में कोई 30%, 40%, 50% नहीं कमाए, ना उन्होंने 5 गुना 7 गुना किया। जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को हंड्रेड्स भी नहीं, थाउजेंड्स टाइम्स किए हैं, थाउजेंड्स टाइम्स किए हैं। राकेश झुनझुनवाला जी के टाइटन की स्टोरी आप सबको पता है कि उन्होंने टाइटन से अपने वेल्थ को 1000 से भी ज़्यादा टाइम्स तक ग्रो किया।
अपने वेल्थ बनाया, इस तरह का वेल्थ क्रिएट किया। हमारे छत्तीसगढ़ के मधु केला जी को आप सब जानते होंगे, ही इज फ्रॉम छत्तीसगढ़ ओनली, जो रिलायंस कैपिटल मैनेज करते थे पहले। उन्होंने डीवी लैब में किस तरह से वेल्थ क्रिएट किया, इस तरह के बहुत सारे सक्सेस स्टोरी इंडिया में क्रिएट हुए हैं और ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज क्रिएट होंगे। वैसे ही आप देखेंगे तो कोई नहीं सोच सकता था कि 30 साल पहले कि हम सब बॉटल का पानी ले लेके घूमते रहेंगे। तो आने वाले समय को हमको विजुलाइज करना होता है बेस्ट इन्वेस्टमेंट में। और मुझे लगता है कि जैसे आज पानी की स्टोरी है, वैसी एयर की स्टोरी होगी आने वाले टाइम में, ऐसी टेक्नोलॉजी की स्टोरी होगी। टेक्नोलॉजी में डिसरप्शंस होते हैं, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। रिन्यूएबल एनर्जी, बायोफ्यूल्स, हाइड्रोजन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर्स, ईवी, डिफेंस, दीज आर थिंग्स जिसमें आप इंडिया में बहुत बड़े बड़े सक्सेस स्टोरीज देखेंगे। लोगों को हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स टाइम्स तक ग्रो होते हुए देखेंगे। अब मैं स्टॉक मार्केट की स्टोरी बता रहा हूँ, उसका भी जैसी मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं। तो हमारे कोर्स का और हमारे लाइफ का जो डिसकनेक्शन है, दिस इज बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर एजुकेशन सिस्टम। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लर्निंग पे फोकस करें। हमारा कोर्स कभी काम नहीं आया, लेकिन लर्निंग हमेशा काम आए। तो आदरणीय रूंगटा साहब बोल रहे थे कि मेरे ग्रोथ स्टोरी को मैं बताऊं, तो मेरे इकोनॉमिक्स में मेरा बड़ा इंटरेस्ट था। फिर मैं आईएएस के नौकरी करता था। 2008-9 में जब लेमन क्राइसिस हुआ स्टॉक मार्केट में, और 2008 से लेके 2015-16 तक मैं बहुत सारी स्टॉक्स को फॉलो करता था, बहुत सारी कंपनियों को फॉलो करता था, तो उनके ग्रोथ स्टोरी को भी देखा। कोई आज बजाज फाइनेंस का जो रेट है, बजाज फाइनेंस का रेट है इतना 7-8 हज़ार रुपये है। मैं 5 रुपये से बजाज फाइनेंस को फॉलो करता हूँ। 5 रुपये की स्टॉक मार्केट मैंने बजाज फाइनेंस का देखा है केवल इन 17 सालों के। पहले देखता था, दूसरों को सलाह देता था, बट मेरे सलाह में कई लोगों ने इन्वेस्ट किया है बजाज फाइनेंस। मतलब मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो दोस्तों को बताता था। तो बजाज फाइनेंस देखा मैंने, उसकी स्टोरी देखी, बहुत सारी स्टोरीज मैंने मार्केट में देखी। इन्फोएज की स्टोरी देखी, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करता है, सज्जू बीरचंदानी साहब का। तो ये सब को मैं बहुत इनिशियल लेवल से देखता था। फिर मैं आईएएस को 2018 में रिजाइन कर दिया, और उस समय फिर कोविड फॉल आया। तो फिर मैं बोला कि नौकरी से बाहर आ गया था, मैं थोड़ा पैनिक में था कि फिनांस मैनेजमेंट कैसे करेंगे, पैसे का कैसे जुगाड़ करेंगे। नेतागिरी तो ठीक है, ये मैं सोच थोड़ा सा मेरे दिमाग में था कि कैसे करें। उसी बीच में कोविड का फॉल आया, तो फिर मैंने सोचा कि आ गया अपना टाइम वीडियो करके। ठीक है, मार्केट में अप डाउन्स होते रहते हैं, मार्केट में नॉलेज आपका दिन ब दिन बढ़ता जाता है। एवरी डे इज ए न्यू डे। आप जितना डेप्थ तक जाएंगे उतना ज़्यादा आप पैसे बना पाएंगे। पहले मैं कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग की थ्योरी समझा, फिर मोमेंटम इन्वेस्टिंग की थ्योरी समझा, फिर कोई थ्योरी को बदल के दूसरे थ्योरी में शिफ्ट होने में भी बड़ा इनर्शिया होता है खुद के माइंड में। साइकोलॉजी को हैंडल करना अपने खुद की नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी हो जाती है। तो फिर कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग की थ्योरी में बहुत साल काम किया। फिर मोमेंटम इन्वेस्टिंग में बहुत मुश्किल से अपने आप को शिफ्ट किया। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में मैंने बड़े पैसे बनाए। फिर माइक्रो कैप्स की स्टोरी को भी ट्रैक करना स्टार्ट किया। तो दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स। डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं। ऐसा नहीं कि आप इस माँ बाप के पैसे को लेके जाना और पहले दिन कॉल पुट खरीद लेना, तो खुद बर्बाद हो जाओगे और घर को भी बर्बाद कर दो। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ गैम्बल? गैम्बल को कोई डिफाइन करिए, बताओ कोई है। व्हाट इज गैम्बल? टेक्निकली डिफाइन करो। जुआ क्या है, गैम्बल क्या है? एब्सोल्युटली, इट्स अ राइट एक्सप्लेनेशन। जीरो सम गेम। जब मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से गैम्बल इज जीरो सम गेम। तो या तो आप जीतेंगे या सामने वाला जीतेगा, दोनों नहीं जीत सकते। ठीक है, तो कॉल पुट डेरिवेटिव्स इज सेम गेम, इट्स अ जीरो सम गेम। इसमें एक को पैसा बनेगा, दूसरे का उड़ेगा। तो बड़े इन्वेस्टर से कभी रिटेलर लड़ नहीं पाता, इसलिए वहाँ 99% लोग पैसा गंवाते ही हैं। बट स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ा जो डिफरेंट पार्ट है, ठीक है, दैट इज इन्वेस्टमेंट पार्ट। इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ जीरो सम गेम, इट्स अ वैल्यू क्रिएशन। अगर नेस्ले का प्रॉफिट आज से 20 साल पहले अगर 50 करोड़ किसी देश में रहा होगा, आज उसकी वैल्यू 2000 करोड़ की प्रॉफिट है। तो वहाँ सबके लिए वैल्यू क्रिएट होता है। इन्वेस्टिंग इज अ विन विन गेम, इट्स नॉट अ जीरो सम गेम।
तो इसलिए आपको बेसिक अपने आप की फिलॉसफी को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये थ्योरीज आप अच्छे से समझें, अकॉर्डिंगली अपने बिहेवियर को प्लान करें, देन ओनली यू विल बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। इतना आसान नहीं होता है कि नॉलेज गेन करना, अकॉर्डिंगली अपने बिहेवियर को मैनेज करना, फिर और डेप्थ थ्योरीज में जाना। मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज ए टोटली डिफरेंट एरिया, जिसमें होता है कि जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग है वो मानता है कि टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स आर सेम थी, मतलब वो एक साथ चलते हैं। तो किसी कंपनी का फंडामेंटल में अगर कोई सुधार आने वाला होगा तो चार्ट टेक्निकल्स पहले रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ये थ्योरी मोमेंटम इन्वेस्टिंग की है। और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो केवल मोमेंटम इन्वेस्टिंग पर आजकल बिलीव करते हैं और एल्गो ट्रेडिंग से ही अपना एल्गो से इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। और ऐसे लोग इन्वेस्ट करते हैं आजकल जिनका मार्केट में ब्रांड नेम है, जो अच्छे से चीज़ों को समझते हैं। उनके इन्वेस्टमेंट करने से ही कंपनी की वैल्यू और इमेज बहुत बढ़ जाती है। तो एक तरफ ये विन विन गेम हो जाता है पैसा लेने वाले के लिए भी, और जब कंपनी बड़ी होती जाती है तो इन्वेस्टर का पैसा भी बड़ा होता जाता है। तो दिस इज गोइंग ऑन इन माइक्रो कैप्स, न्यू बिजनेसेस। तो अभी अगर सही बिजनेस कोई आदमी पहचान के अच्छे जगहों में इन्वेस्ट हो जाए आने वाले 10-15 सालों के लिए, तो इंडिया में इतना वेल्थ क्रिएट होने वाला है जिसका कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। पॉलिटिशियन कैन नॉट टेक द नेम्स मैम। मेरा एक नाम अगर गलत हो गया तो मेरे को हजारों वोट का नुकसान हो जाएगा। इट्स वेरी क्लोज फिनोमिना। बहुत ही अपने माइंड में जो भी मैं रखता हूँ अब मैं किसी को शेयर नहीं करता। अपने 5-7 लोगों का ही हमारा दोस्तों का ग्रुप है, उसी में मैं शेयर करता हूँ, उसी में हम साथ में इन्वेस्टिंग करते हैं। अगर लॉस हो गया तो आप भी मेरे को नहीं छोड़ोगे, आप भी बोलो उसको वोट मत दे रहा हूँ। तो एनीवे, तो दिस इज इकोनॉमी की बहुत बड़ी स्टोरी चल रही है। इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, इससे हम भाग नहीं सकते। और अभी मैंने लास्ट ईयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से अपनी स्टेट के लिए एमओयू भी किया है कि हमारे बच्चों को नॉलेज के लिए, ट्रेनिंग के लिए वो काम करेंगे। तो वी आर डूइंग दिस। फिनेंशियल मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। तो सारा अलजेब्रा पढ़ लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं, सब पढ़ लेते हैं, लेकिन पर्सनल फिनांस को कैसे मैनेज करना है हम नहीं कर पाते। स्टार्टअप का कॉन्फ्रेंस और छत्तीसगढ़ के पोटेंशियल और ग्रोथ स्टोरी को एक स्टार्टअप के रूप में ही देखना चाहिए। छत्तीसगढ़ एक अभी बहुत ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे नॉन स्टोरी नहीं है, पर छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी, ग्रोथ स्टोरी लिखने वाला है। और हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को इसको एनालाइज करते हुए इसके ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और पोटेंशियल को टैप करने की अपने फ्यूचर प्लानिंग बनाकर काम करना चाहिए। अच्छा, बजट को लेकर के आपने कहा बजट 2 दिन बाद आने वाला, क्या उम्मीदें हैं यूथ को और खासकर महिलाओं को? अब इसके लिए 3 तारीख तक का इंतजार जी, इसका हमने डिक्लेरेशन पहले भी किया, इस पे हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। स्टेट कैपिटल रीजन रायपुर, नवा रायपुर, आरंग, अभनपुर, भिलाई, दुर्ग, बीरगांव, राजनांदगांव, इस सब एरिया को मिला करके बनाया जाएगा ताकि एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग हो सके। हमारे सरकार का मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा विजन। सोनल सर हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, ओपी सर आए हुए थे, पूरी चीज़ों बच्चों स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उनको मोटिवेट किए और इतना शानदार कार्यक्रम आज हुआ, क्या कुछ हुआ और आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो एम था इस कार्यक्रम के पीछे वो यही था कि कहीं ना कहीं पे छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए काम कम हो रहा था। कॉलेज लेवल पे गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है और कहीं ना कहीं ये चीज़ जब तक स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचेगी और स्टूडेंट्स कॉलेजेस से स्टार्टअप्स नहीं निकलेंगे, ये चीज़ आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने चौधरी जी जैसे आदमी को बुलाया जो कि स्टार्टअप से इतना क्लोजली जुड़ते हैं और इतना बिजी होने के बाद, परसों बजट है उसके बाद भी उन्होंने अपनी सहमति दी और इतना अच्छा जो प्रेरक स्पीच दिया उन्होंने, आधे घंटे के स्पीच दिया आज की डेट में। तो एक अच्छी शुरुआत हो गई। इसके वहाँ पे श्रद्धा शर्मा मैडम है, इसके बाद जो कि योर स्टोरी के फाउंडर है, CEO हैं, वो बच्चों को मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे। उसके अलावा टोटल मिला के 40 स्पीकर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो कि ना कि बच्चों को और बाकी स्टार्टअप्स जो आए हैं उनको मोटिवेट करेंगे अपने सेशन से, उनको गाइड करेंगे। प्लस इन्वेस्टिंग की भी पिचिंग भी चलेगी, जहाँ पे आपने देखा होगा शार्क टैंक थीम पे होती है, उसी तरह से पिचिंग होगी। और लगभग 35 स्टार्टअप में हमने शेयर करेंगे। हाँ,
प्रेजेंट करेंगे अपने इन्वेस्टर्स के सामने पे, और इन्वेस्टर्स को आइडिया पसंद आएगा तो वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अच्छी बात ये है कि हमने जो भी इन्वेस्टर्स मंगाए दे आर ऑल को फाउंडर्स एंड द ओनर्स हु कैन टेक द कॉल इजीली, और हमें लगता है कि इसका आउटकम आएगा और शायद 2 दिन के इस इवेंट के बाद हमें इस 35 में से शायद 5-10 स्टार्टअप्स को आराम से फंडिंग मिल पाएगी, जो कि हमारा पर्पस है, और बाकी लोगों को फिर मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट टाइम कि नहीं, इस प्लेटफॉर्म में उनको देख के आगे बढ़ने की एक हिम्मत मिलेगी।